चलो रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें हम लोग इक्विवेलेंट मास देख रहे हैं। चलो बातें बात लिखना स्टार्ट करो। इक्विवेलेंट मास में हम लोगों ने लास्ट टाइम फॉर्मूला देखा था, एक ओल्ड डेफिनेशन थी, एक न्यू डेफिनेशन थी, बराबर। काशवी और जॉनी यहाँ पे, जॉनी यहाँ पे। अब एन फैक्टर नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला था मोलार मास अपॉन एन फैक्टर, ये देख लिया था। उसमें अभी हम लोग एन फैक्टर देख रहे थे। एन फैक्टर निकालने के लिए 5 तरीके हैं, एसिडिटी, बेसिसिटी, चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड एंड वैलेंसी, बराबर। ओके, तो एसिडिटी, बेसिसिटी, चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड एंड वैलेंसी, जिसमें हम लोग एसिडिटी बेसिसिटी देख के हो चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स चार्ज। चार्ज में भी क्या रहता है, किसके ऊपर चार्ज रहता है, आयंस के ऊपर रहता है। एंड आयंस के ऊपर चार्ज निकालना बहुत इजी है, बट इसके ऊपर थोड़े से टेढ़े क्वेश्चन आते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, फाइंड बातें बन इक्विवेलेंट मास ऑफ MgO, आई गेस ये किया था, Al2SO4 थ्राइस, ठीक है। अब इसमें सॉल्ट का अगर मुझे इक्विवेलेंट मास निकालना है तो कैसे निकाले, इक्विवेलेंट मास ऑफ MgO इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ Mg2 प्लस O2 माइनस, बराबर। अब इक्विवेलेंट मास ऑफ Mg2 प्लस, ये अगर मुझे निकालना है तो मोलार मास ऑफ Mg विच इज 24/2 प्लस 16/2, बराबर। अब ये हो जाएगा 2 1 2 12 2 1 2 8, आंसर कितना आएगा 20। ये भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अभी हम लोग जरा एक्चुअल क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है वैसे देखने वाले हैं, तो ध्यान देंगे। ये सबको याद है, ये लास्ट लेक्चर में किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इज, आ जाओ, इक्विवेलेंट मास ऑफ अ मेटल ऑक्साइड इज, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्साइड, ठीक है, इज 28 ग्राम पर इक्विवेलेंट। इसका यूनिट, मोलार मास की यूनिट क्या रहता है, ग्राम पर मोल, दिस मच ग्राम इज देयर। इक्विवेलेंट मास का पर इक्विवेलेंट दीज मेनी ग्राम्स आर देयर, ग्राम पर इक्विवेलेंट, ठीक है। फाइंड इक्विवेलेंट मास ऑफ इट्स मेटल सल्फेट, ओके। इक्विवेलेंट मास किसका पूछा है, मेटल सल्फेट का। अब मेटल सल्फेट का इक्विवेलेंट मास कैसे होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फेट, इतना समझ में आ रहा है। बट सल्फेट का इक्विवेलेंट मास निकालना बहुत इजी है, क्या करेंगे, मोलार मास ऑफ सल्फेट अपॉन एन फैक्टर, ठीक है। अब मोलार मास ऑफ सल्फेट कितना था, लास्ट लेक्चर में किया था, नोट्स देखो, लास्ट लेक्चर में सल्फेट का मोलार मास दिया था मैंने, कितना था 96, एंड उसका एन फैक्टर सल्फेट का 2 माइनस, तो सल्फेट का मोलार मास अपॉन एन फैक्टर निकाल सकते हो। बचा क्या, मेटल बचा ना भाई, मेटल प्लस सल्फेट करना है तो मेटल बच गया। अब मेटल को निकालने के लिए अपने को और एक डेटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मेटल ऑक्साइड दिया हुआ है। मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, मेटल ऑक्साइड का मेटल प्लस ऑक्साइड, ऑक्साइड का इक्विवेलेंट मास कितना आता है 16/2, तो इधर से तुम लोग मेटल का इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो। फिर इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फेट करना है, करो सब जन, चलो। वेरी नाइस, ये समझ में आ रही है कैसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये याद रखना, ये छोटा सा फॉर्मूला है जो हम लोग भूल जाते हैं, एग्जाम में फटाक से क्लिक नहीं होता, ठीक है। चलो सॉल्व करो, लिख दो। ठीक है, तो जो लोग अभी आए हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड दिया हुआ है, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्साइड।
व्हाट इज द गिवन वैल्यू ऑफ मेटल ऑक्साइड इक्विवेलेंट मास? 28 बराबर। मेटल का हम लोगों को पता नहीं है, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस ऑक्साइड का इक्विवेलेंट मास मोलार मास अपॉन एन फैक्टर। ये लास्ट लेक्चर कहाँ पे था? दोनों एक साथ बीमार होते हो, लास्ट लेक्चर कहाँ पे थे? उसको पूछ, बराबर, उसको याद रहेगा, करेक्ट। हाँ, अब इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्साइड कितना होगा? 16/2, 2 1 2 2 8 16, ठीक है। तो ये 8 यहाँ पे माइनस करेंगे, मेटल का इक्विवेलेंट मास कितना आ गया? 20, ठीक है। एंड देन विल फाइंड इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल सल्फेट। ये समझा, 20 आया इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। फिर बाद में इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल सल्फेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फेट, ठीक है। इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल कितना आएगा? 20 प्लस सल्फेट, सल्फेट का मोलार मास रहता है 96, SO4 2 माइनस, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो सल्फर का रहता है 32, ऑक्सीजन 1 16, तो 4 ऑक्सीजन 64, इक्विवेलेंट मास सॉरी मोलार मास आ गया 96 अपॉन इट्स चार्ज 2, तो ये हो गया 48 प्लस 20 64, समझा? 68, ठीक है। लास्ट लेक्चर और कौन कौन एब्सेंट था पे? तुम भी थे, किधर थे? तू क्या कर रहा था? तू भी बीमार था। तुम्हारा क्या, कहाँ पे गया था? बाहर बीमार? अबे तुम लोगों का कुछ और रीजन रहता है कि नहीं? तू भी बीमार था और तू? हाँ, अच्छा हाँ, चल कुछ तो नया है साला, मतलब ऐसे। हाँ ठीक है, सुबह उठा नहीं, अलार्म लगाया कर भाई साले। ओके, लिखो भाई। क्या हुआ? हाँ तो ठीक है ना, एक दिन चलता है। हाँ, हमेशा हमेशा बीमार नहीं रहता। ओके, हो गया ये, आगे बढ़े। मेरा कुछ नहीं, मुझे पहले से आते हैं सालों, तुम लोगों को नहीं आ रहा है। तुम लोगों को आना चाहिए। मैं नहीं आया तो सब जन नहीं पढ़ेंगे, तुम लोग नहीं आए तो तुम लोग अकेले ही रह जाते हो ना। तो ये हो गया, इसमें कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन समझा पक्का? नेक्स्ट, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, फोर्थ n which is number of electrons transferred। अब हम लोग जो करने वाले हैं ना वो सब जन याद रखेंगे, मतलब ये इस चैप्टर में पहले से रिएक्शन दी हुई रहती है, ठीक है। इस चैप्टर में रिएक्शन बाय हार्ट नहीं करनी है, बट बाद में हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले, मतलब मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें सारी रिएक्शंस बाय हार्ट करनी है और यही सारी रिएक्शंस यूज होंगी, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हो सके तो ये रिएक्शन अभी कभी याद रख दो, तो अगले साल तुम लोगों को इजी जाएगा, ठीक है। तो लेट स्टार्ट विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स फर्स्ट। हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सा टाइप के रिएक्शन में ट्रांसफर होता है? रेडॉक्स रिएक्शन में, एंड रेडॉक्स रिएक्शन इज रिडक्शन ऑक्सीडेशन, बराबर है ना। तो उसमें हम लोग पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ रहे हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अंडरगोज रिडक्शन इटसेल्फ, समझ में आ रहा है? एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर। ओके, इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ये दीज टू आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है, जिसमें सबसे पहला आता है KMnO4। क्या पढ़ने वाले? KMnO4, ठीक है। KMnO4 पूरा नाम पोटेशियम परमैंगनेट, कलर ओके पिंकिश पर्पल, बराबर। ओके, तो KMnO4 जिसका कलर रहता है पिंकिश पर्पल, ठीक है। हम लोग अभी निकालने के वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, ठीक है। इसमें सबसे पहले KMnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है KMnO4 एंड इसके बाद वाला भी। ऑक्सीडेशन नंबर Mn का +7 आ रहा है सबको निकालने, कैसे निकालते हैं? K का ऑक्सीडेशन नंबर +1, Mn का नहीं पता, क्या लेंगे? X लेंगे। ऑक्सीजन 1 -2, 4 ऑक्सीजन -8 विच इज इक्वल टू 0, +1 -8 -7 उस तरफ जाएगा, X इज इक्वल टू, सबको समझ में आ रहा है? तो ओवर हियर मैंगनीज इज +7। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें एक से ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। ये 3 अलग अलग मीडियम में रिएक्ट करता है, ठीक है। फर्स्ट मीडियम कौन सा रहता है बे? एसिडिक। दूसरा
बेसिक बहुत कम इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड तीसरा, ये पहले दो ही यूज होंगे, यही यूज होंगे, एग्जाम में यही आएंगे, ये ओनली इन वन रिएक्शन, बाद में लिख के देता हूं। तीसरा कौन सा होगा, न्यूट्रल। कई बार न्यूट्रल को वीकली बेसिक बोला रहता है, कई बार उनको कंटाला आ जाता है, सिर्फ क्या बोल देंगे, बेसिक। अब तुम्हारे दिमाग में डाउट आ रहा होगा, बेसिक दो बार आ गया। ये बेसिक ओनली इन वन रिएक्शन, ओनली इन वन रिएक्शन ऑफ डीएनएफ ब्लॉक, ये सिर्फ पूरे केमिस्ट्री में एक ही बार यूज होता है। अभी के लिए इसको भूल जाओ, 12th में जब चैप्टर देखेंगे तब वापस याद दिला दूंगा। ऊपर वाले दो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इनमें केमनोफोर का कलर पिंकिश पर्पल, एसिडिक मीडियम में इट इज कन्वर्टेड टू Mn2+, इसका कलर कलरलेस, ठीक है। इन न्यूट्रल और वीकली बेसिक मीडियम इट इज कन्वर्टेड टू MnO2, इसका कलर ब्लैक रहता है, क्या रहता है, ब्लैक, ठीक है। Mn2+ का कलर क्या रहता है, कलरलेस। इसके कलर्स भी पूछे जाते हैं, इस चैप्टर में पूछेंगे क्या, नहीं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछे जाता है, तो ये अभी से ही याद रखो, इजी होगा, ठीक है। एंड बेसिक में इट फॉर्म्स MnO4 2-, इसका कलर जो यूज किया है, अरे क्या रहता है, ग्रीन। वापस एक बार, केमनोफोर का ओरिजिनल कलर पिंकिश पर्पल, एसिडिक मीडियम में यूज करते हैं तब कलरलेस, न्यूट्रल या फिर बेसिक मीडियम में यूज करेंगे तो ब्लैक, एंड सिर्फ बेसिक मीडियम में यूज करेंगे तो ग्रीन, ठीक है। ये हम लोग बाद में अच्छे से करेंगे, डोंट वरी। ऑक्सीडेशन स्टेट, Mn2+ का ऑक्सीडेशन नंबर +2, MnO2 का ऑक्सीडेशन नंबर Mn का +4, एंड MnO4 2- का ऑक्सीडेशन नंबर +6, वेरी नाइस। चलो भाई, n फैक्टर इज व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। ओरिजिनल ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, +7 था, +7 से एसिडिक में +2 बनता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 5, ओके, वेरी नाइस। न्यूट्रल में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 3, एंड बेसिक में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 1। समझ में आ रहा है। अब ये इतना लेंदी कौन याद रखेगा, तो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, ऐसे याद रखना कि एक बांग्लादेश की गाड़ी है, कौन से देश की है, बांग्लादेश, BN, ठीक है, जिसका नंबर है 153, क्या है, 153, BAN 153। बेसिक में n फैक्टर 1, एसिडिक में n फैक्टर 5, न्यूट्रल में n फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा वाला है, एसिडिक एंड न्यूट्रल। बेसिक वाले एक ही जगह पे यूज होगा, वो अगले साल देखेंगे, ठीक है। वापस, केमनोफोर का ओरिजिनल कलर पिंकिश पर्पल, एसिडिक में क्या बनाता है, Mn2+, उसका कलर कलरलेस। सब जन बात करेंगे भाई, सब जन बोलेंगे, जरा दिमाग में बैठ जाएगा, अपना दिमाग वैसे भी खाली है। वापस, केमनोफोर का कलर पिंकिश पर्पल, एसिडिक में क्या बनाता है, Mn2+, कलर कलरलेस। न्यूट्रल में क्या बनाता है, कलर, एंड बेसिक में क्या बनाता है, 2-, कलर ग्रीन। एसिडिक में n फैक्टर 5, बेसिक में n फैक्टर, एंड न्यूट्रल, सॉरी हाँ 1, एंड न्यूट्रल में n फैक्टर। समझ में आ रहा है। ट्रिक क्या याद रखेंगे, BN 153, ठीक है, ओके, लिख दो ये। नेक्स्ट, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इसके बाद हमारे सिलेबस में जो दूसरा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो है K2Cr2O7, K2Cr2O7। इसका जल्दी से नाम बताओ। पोटेशियम डाइक्रोमेट सुना है, इसका कलर पता है, रेडिश ऑरेंज, वेरी नाइस, ठीक है। तो K2Cr2O7, इसका कलर रहता है रेडिश ऑरेंज। ये जब रिएक्ट करता है, जनरली ये एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करता है, ये जब रिएक्ट करता है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या बनाता है, नहीं, हम लोगों ने रिएक्शंस बहुत सारी की है, तो किसी को याद होगा तो नोट्स रिवाइज करो बहन, नोट्स में ढूंढो। हाँ, नहीं, नोट्स देखो, अरे नोट्स देखो ना बहन, नहीं याद है तो मतलब खुद से एक बार देखोगे तो याद आ जाएगा। ये सारे, ये Mn की भी रिएक्शन हो गई है, नोट्स में बाद में देखना। Cr3+ बनाता है, क्या बनाता है, Cr3+, Cr3+, 3+ का कलर
ग्रीन, ठीक है, इसको स्पेसिफिकली बोला जाता है डर्टी ग्रीन, बहुत घटिया सा ग्रीन कलर रहता है, ठीक है, तो डर्टी ग्रीन, ठीक है। अब K2Cr2O7 में Cr का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर K2Cr2, हाँ कितना आ रहा है, +6 आ रहा है, कितना आ रहा है, +6। Cr3+ का ऑक्सीडेशन नंबर +3। व्हाट इज द एन फैक्टर? गलत, हाँ तो 6, अरे भूल गए, देखो बे, क्रोमियम एक क्रोमियम +6 से जा रहा है +3, तो एन फैक्टर 3। बट हाउ मेनी क्रोमियम एटम्स आर देयर इन K2Cr2O7? 2, तो 3 into 2, आंसर कितना आएगा, 6। एन फैक्टर कितना रहता है इसका, 6। समझ में आ रहा है कुछ? पक्का? ओके, अब इसके बारे में भी अपने को एक चीज पता रहे, हाँ इसका स्ट्रक्चर, इन दोनों का स्ट्रक्चर बनाओ बे, स्ट्रक्चर भूल गए। KMnO4 का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? ये सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगा बे, पूरा केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा के हो गया है, तुम लोगों को याद नहीं हो रहा है, कोशिश करूंगा याद हो जाए, देखते हैं बाद में। चलो अब बताओ कैसे करेंगे। पहले बनाने का MN, क्या बनाने का, फिर बाद में जितने के उतने, ये खुद से याद आना चाहिए बे, जितने के उतने, ओके याद है। फिर बाद में डबल बॉन्ड हो, कितने O बचे, 3 बचे, तो एक डबल बॉन्ड हो, दूसरा डबल बॉन्ड हो, तीसरा डबल बॉन्ड हो, कुछ याद आ रहा है? ठीक है। MnO4 2- का स्ट्रक्चर इसमें कैसे बनाते हैं? पहले Mn बनाने का, फिर बाद में 2 O-, ठीक है, एक O-, दूसरा O-, फिर बाद में डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मैंगनीज ऑक्सीजन बॉन्ड इन MnO4 2-? वेरी नाइस, किसने बताया? सही बोला, करेक्ट है। 1.5 कितना आता है, कैसे निकालता है? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपॉन सराउंडिंग आइटम, 6/4, याद है क्या? ठीक है, एंड इसमें क्या होता है, तुम बोल रहे थे रेजोनेंस होता है, क्या होता है, रेजोनेंस। कैसे पता आपने को रेजोनेंस होता है? नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड रहते तो क्या होता है, रेजोनेंस होता है। समझ में आ रहा है? इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे? 6 बनेंगे, वेरी नाइस, ठीक है। हम लोगों ने ऐसा सेम क्वेश्चन SO4 2- के लिए किया हुआ है, रिवाइज करो बे, केमिकल बॉन्डिंग की इतनी टेस्ट हो रही है ना, ओके ठीक है। K2Cr2O7 का स्ट्रक्चर बनाओ जल्दी, K2Cr2O7 का iPad स्ट्रक्चर बनाओ K2Cr2O7 का। ओके, फर्स्ट रूल, ये किसने बनाया? ये हम लोगों ने पहले भी बनाया हुआ है। ये जितनी बार तुम लोग बनाते रहोगे ना, तुम लोग पढ़ाई कैसे करते हो, मतलब जब रिवीजन करनी होगी तो क्या करते हो? ऐसे देखते हो, ऐसे मजा आता है और फिर सो जाता है, ऐसे नींद मस्त लगती है ना ऐसे देखते देखते, ऐसा लो। देखो स्ट्रक्चर्स जब कभी, मतलब ऑर्गेनिक में भी जब रिएक्शंस रिवाइज करोगे तो रिएक्शन लिख के याद होती है, स्ट्रक्चर्स भी जब करोगे तो स्ट्रक्चर्स बनाया करो, ऐसे हाथ के नीचे से जितनी बार जाएंगे उतना अच्छा रहता है, ठीक है। और वो रूल्स के साथ बनाया करो, ऐसे ही सिर्फ छापा मत करो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, पहले बनाने के सेंट्रल आइटम, कौन सेंट्रल आइटम है? Cr, कितने Cr है? 2, फिर बाद में जितने के उतने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एक ओके यहाँ पे, एक ओके यहाँ पे, समझ में आ रहा है। फिर बाद में कितने ऑक्सीजन बचे? 5 बचे, तो एक इसको, दूसरा इसे, तीसरा इसे, चौथा इसे, बट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो एक ना, ये जब मैं पढ़ाऊंगा तब याद नहीं आना चाहिए, मतलब ये खुद से आना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट +6, एन फैक्टर 6 दिख रहा है पक्का। कलर क्या रहता है K2Cr2O7 का? रेडिश ग्रीन, एंड Cr3+ का डर्टी ग्रीन, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे इसमें और एक अपने को रिएक्शन पता रहनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान दो। K2Cr2O7 कलर रेडिश ग्रीन, K2Cr2O7, हाँ रेडिश ऑरेंज, यस देख रहा था मैं, तुम्हारा ध्यान है कि नहीं। अब ये जब हम लोग बेसिक मीडियम में ऐड करते हैं, कौन से मीडियम में ऐड करते हैं? बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम में जाने के बाद इट फॉर्म्स K2Cr2O4, समझ में आ रहा है? कलर येलो, ठीक है। तो बेसिक मीडियम में ये कौन सा कलर दिखाते हैं? येलो। उसी बदले एसिडिक मीडियम में जब ऐड करते हैं, एसिडिक मीडियम में कौन सा कलर दिखाते हैं? एसिडिक मीडियम में वापस क्या बन जाता है? रेडिश ऑरेंज। जब ये रिएक्ट करेगा, ये रेडॉक्स रिएक्शन है, ये रिएक्ट कर रहा है, जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है?
डर्टी ग्रीन। समझ में आ रहा है? बट सिर्फ अगर बेस में ऐड करेंगे तो कौन सा कलर दिखाएगा? येलो। एंड वापिस इसमें अगर एसिड ऐड करेंगे तो कौन सा कलर दिखाएगा? रेडिश ऑरेंज। K2Cr2O7 का नाम पोटेशियम डाइक्रोमेट बिकॉज 2 chromium atoms are there. K2Cr4 का नाम पोटेशियम क्रोमेट। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन पोटेशियम डाइक्रोमेट? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इन दिस रिएक्शन, इन दिस कंपाउंड। +6 ही आ रहा है। इज इट अ रेडॉक्स रिएक्शन? नो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। ये रेडॉक्स है क्या? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है क्या? नहीं। ये समझ में आ रहा है? इसका स्ट्रक्चर बनाओ जल्दी। K2Cr4 का स्ट्रक्चर बनाओ, खुद से बनाओ, अभी ट्राई करो। 4 तो बना के दे दिए मैंने। ये समझ में आ रहा है? इसको याद रखने के लिए तुम लोग याद रखोगे ABCD, ABCD, ठीक है? ये सारे क्वेश्चन पूछूंगा मैं अचानक से कभी भी। एसिडिक मीडियम में क्या बनता है? डाइक्रोमेट। एंड बेसिक मीडियम में क्या बनेगा? क्रोमेट। समझ में आ रहा है? ABCD। एसिडिक में डाइक्रोमेट, बेसिक में क्रोमेट। डाइक्रोमेट का कलर रेडिश ऑरेंज, क्रोमेट का कलर येलो, ठीक है? लिख दो। इनके एन फैक्टर्स याद रखने हैं, ये रिएक्शंस भी याद रखनी है। हो गया? नेक्स्ट H2O2। इसका कुछ कलर नहीं है भाई, ये कलरलेस रहता है, ठीक है? थर्ड H2O2। H2O2 एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद का क्या करता है? रिडक्शन। तो H2O2 में H2 को ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -1। -1 से रिड्यूस होके ये किस में जाएगा? -2 में जाएगा। H2O2 में ऑक्सीजन -2 में जाने के बाद बनता है H2O। समझ पा रहे हो? ठीक है? यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -1। H2O में ऑक्सीडेशन नंबर -2। व्हाट इज द एन फैक्टर? गलत, क्या कर रहे हो? हाँ, एन फैक्टर 1 सिंस देयर आर 2 ऑक्सीजन इनटू 2, आंसर इज 2। 2 ऑक्सीडेशन नंबर एन फैक्टर है इसका। समझ पा रहे हो? ओके, लिख दो। इसमें और कुछ याद रखने जैसा है नहीं, ये इतना ही है, ठीक है? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। KMnO4 K2Cr2O7 बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? चाहिए तो घर पे जाके DNF ब्लॉक के PYQs चेक करना। कल कौन सा आया था? क्या आया था? अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ, वो सब ठीक है, वो इजी है। नेक्स्ट, आगे बढ़े। देखो बे, नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग एजेंट RA, ठीक है? रिड्यूसिंग एजेंट में भी हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं H2O2। H2O2 बहुत स्पेशल है, क्यों बे? बिकॉज इट कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है? क्यों? इसका रीजन क्या है? दोनों एक्ट कैसे कर सकते हैं? नहीं, डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होता, नहीं। हाँ, मतलब इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये हाईएस्ट भी नहीं है, लोएस्ट भी नहीं है, इंटरमीडिएट जब रहता है तो दोनों दिखा सकता है। समझ में आ रहा है ना? मतलब वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। इट कैन एक्ट एज बोथ, ठीक है? ओके, तो अब H2O2 इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट खुद का क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन। -1 से ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीजन कहां पे जा सकता है? O2 में, मतलब कहां पे? 0 में जा सकता है। वेरी नाइस। तो -1 से it is going to O2 which is 0. What is the n factor? 2. Very nice. तो यहाँ पे -1 से 0, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। बट सिंस देयर आर 2 ऑक्सीजन एटम्स तो 1 × 2। ए समझ में आ रहा है? ये नीचे वाले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर कितना आएगा? 2, ठीक है? लास्ट टाइम तुम लोगों को कुछ रिएक्शंस बैलेंस करके दी थी ना, 7 रिएक्शन, 6 होमवर्क दिखाया। Na2S2O3। अब जल्दी बैठ जाओ बे। Na2S2O3 का नाम रहता है हाइपो। क्या रहता है?
हाइपो, हाँ इससे याद आया, ये एग्जांपल हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट में लेना भूल गए थे। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तुम लोगों को डायरेक्ट नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ। देखो भाई यहाँ पे तो H2 S2O3 इसका स्ट्रक्चर बनाओ, वही पढ़ रहे हैं, Na के बदले H2 लिख दिया है, ठीक है, उसका इसका स्ट्रक्चर बनाओ। हाँ वो घर पे अपने एक्सप्लेनेशन दे देंगे सबको, जस्ट फोन करके बता दो। हाँ क्या नंबर घेऊन ठेव, नंतर परत एकदा, हाँ तेच, नंतर नाव लिहून ठेवा आणि नंतर मग कॉल कर, आराम से, इतना गुस्सा है। वीडियो अपलोड नहीं होएगा अभी सर, वीडियो नोट्स बना तो याद रहता है, तो कॉपी करके याद ही नहीं रहता नोट्स। तो लास्ट ईयर का वीडियो देख लो, लास्ट ईयर का वीडियो लिंक मिल जाएगी। हाँ लास्ट ईयर का प्रतिमिश से वीडियो लिंक ले लेना। चलो तो इसका स्ट्रक्चर बनाया, बना पाए, गलत बनाया हो। अब देखो तो पता है मुझे, अब सल्फर एक OH, दूसरा OH, एक डबल बॉन्ड हो, दूसरा डबल बॉन्ड हो, इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में से एक ऑक्सीजन निकाल के जब सल्फर आता है तो इसे बोलते हैं थायोसल्फ्यूरिक एसिड। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में, ठीक है। तो ये किसी ने बनाया नहीं होगा, किसी ने बनाया था नहीं ना, देखा मेरे को कैसे पता रहता है, गलत बनाया है, ठीक है। तो ये लिखो। अब इसके बाद ध्यान दो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग पढ़ना रहेगा, ठीक है, रहेगा मतलब ठीक है, हर कंपाउंड के कुछ कवर होने वाला ऐसा नहीं है, तुम लोग खुद का दिमाग भी लगाना ही है, बट स्टिल जितना हो सके उतने में कंपाउंड्स कर लूंगा। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, ध्यान दो। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन। शनेल तेरा होमवर्क देखा था क्या? और करण उधर कुछ तो खुसर खुसर चालू है, अभी मुझे रियलाइज हुआ, रुको आया 2 मिनट में, ये कंप्लीट करते पहले। अब व्हाट इज द ऑक्सीडेशन, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन दीज टू कंपाउंड्स? sp3 किसका, नीचे वाले, बीच वाले का या ऊपर वाले का? बीच वाले का, सबको दिख रहा है? ओके, दिस वन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ऊपर वाला सल्फर डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स आर sp2, क्या रहता है sp, इतना सबको समझ में आ रहा है? विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, sp3 या sp2? sp2 परसेंटेज एस करेक्टर sp2 में ज्यादा रहता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव sp, उसके बाद sp2, सबसे कम sp3, समझ में आ रहा है? तो sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये समझ में आ रहा है कुछ? पक्का? ओके, तो ऊपर वाले सल्फर के ऊपर प्लस चार्ज या माइनस चार्ज? माइनस चार्ज। कितना माइनस आएगा डबल बॉन्ड पे? -2। इतना समझ में आ रहा है? डबल बॉन्ड इसलिए -2 क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये खींच रहा है, -2। एनी डाउट? ओके, नीचे वाला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, इधर OH का -1, इस OH का -1, -1, -2, टोटल -6। तो बीच वाला सल्फर, कुछ समझ पा रहे हो? इस कंपाउंड में 2 अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर है, बीच वाले सेंट्रल सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6, ऊपर वाले सल्फर का एंड नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर निकालो भाई। यहाँ पे H2S2O3 में कितना आ रहा है देखो, +2 आ रहा है। कितना आ रहा है? ये दिख रहा है क्या? तो अगर एग्जामिनर ने तुम लोगों को सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर पूछा, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2S2O3, तो तुम लोग क्या लिख के आओगे? +2। व्हाट इज द इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर ऑन सल्फर एटम्स इन H2S2O3? +6 एंड -2, बोलो। ये एवरेज है, यस, +6 -2 डिवाइडेड बाय 2, समझ में आ रही है? एवरेज हो गया, पक्का? ठीक है, ये समझा ऑक्सीडेशन नंबर वाला पार्ट। ओके, अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे Na आ गया सिर्फ, मतलब क्या वो OH के बदले क्या है? ONA है। इतना समझ में आता है अभी सबको? बोलो। हाँ, ये रेजोनेंस दिखा सकते हैं, क्यों नहीं? यस। अब नेक्स्ट, तो अब इसके में अंदर ये जब रिएक्ट करता है, ध्यान दो, Na2S2O3, ये जब रिएक्ट करता है तो ये बनाता है Na2S4O6। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन Na2S2O3 एंड Na2S4O6। चलो करो।
ये वो वाला तो हम लोग करके हो चुका है, करेक्ट है। आ गया, ओके। Na2S2O3 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? +2। Na2S4O6 में कितना आ रहा है? +2.5 आ रहा है सबको, पक्का? मुझे सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है ना। व्हाट इज द एन फैक्टर नाउ? 0.5, वेरी नाइस, बट ये गलत है। इंटू 2 दिख रहा है, 2 सल्फर है, तो एन फैक्टर कितना आया? 1 आया। ये फॉलो कर पा रहे हो? Na2S4O6 स्ट्रक्चर बना। ये स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और एकदम फालतू से सवाल आ जाते हैं इनके ऊपर, ठीक है। इसमें एडवांस में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर एटम्स इन Na2S4O6। इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों ने किया हुआ है, एडवांस का क्वेश्चन था ये। चलो भाई, होमवर्क। रुक क्या कर रहा हूँ, उसके आंसर से करेक्ट है, तुम्हारे गलत है, ये वाला तेरा गलत है, ठीक है। थोड़े करेक्ट है, थोड़े गलत है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आया क्या इसका स्ट्रक्चर बनाने किसी को? गलत है। क्या ही कर रहे हो बे तुम लोग, कुछ स्ट्रक्चर बनाने नहीं आ रहा है। आया, बताओ। हाँ सही है, गुड। अब देखो पहले यहाँ पे ना सल्फर बनाने के, 1 सल्फर, 2 सल्फर, 3 सल्फर, 4 सल्फर, फिर जितने Na उतने ONA। कितने ऑक्सीजन बचे? 4 बचे, O6 बना रहे हैं, तो एक O, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ पे सिर्फ टर्मिनल के ऊपर ही ऑक्सीजन कनेक्ट करने हैं, सेंट्रल वालों के ऊपर ऑक्सीजन कनेक्ट नहीं होते। इसका इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकाल के हो चुके हैं। क्या आता है? +5, 0, 0, +5। नोट्स रीड करना, बाद में चेक करना, ठीक है। तुम लोग रिवीजन करते हो क्या बे? किया करो, अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, H2C2O4, ये कंपाउंड का नाम किसी को याद है? ये कंपाउंड ऐसे दिखता है, COH, COH। क्या बोलने का इसको? कौन सा? हाँ, ऑक्जेलिक एसिड, वेरी नाइस। ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। क्या नाम है इसका? ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड के भी क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किए थे। ऑक्जेलिक एसिड, प्यार से इसको C2O4 2- लिखा जाता है। H निकालने के बाद इसको ऑक्जेलेट बोला जाता है। It on oxidation gives us CO2, ठीक है। Find oxidation state of carbon in both these compounds. ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आ रहे हैं ना भाई सबको? +3 से +4 जा रहे हैं, एन फैक्टर, वेरी नाइस। तो यहाँ पे C2O4 2- में तुम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे +3, CO2 में निकालोगे +4। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड 1 × 2, आंसर इज 2। ये सबको आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल पा रहे हैं ना सब जन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रुको, ओके, वैलेंसी कर ले पहले कि क्वेश्चंस करें? क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड एन फैक्टर ऑफ, ठीक है। फर्स्ट SnC2O4 गिविंग अस SnO2 + CO2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे SnC2O4 में तुम लोगों को C2O4 का चार्ज पहले से पता रहना चाहिए। व्हाट इज द चार्ज ऑन C2O4? ऊपर ही है, -2,
तो Sn का चार्ज क्या बनेगा, +2, ये +2 है, ठीक है। एंड फिर बाद में कैसे सॉल्व करेंगे, Sn इज +2, कार्बन इज +2x, ऑक्सीजन इज -8 विच इज इक्वल टू 0, +2 -8 -6, -6 इस तरफ जाएगा, +6 डिवाइडेड बाई 2 +3, तो कार्बन इज +3, समझ में आ रहा है। SnO2 में Sn का ऑक्सीडेशन नंबर +4, CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4, ओके। अब मुझे बताओ Sn का एन फैक्टर क्या आएगा, Sn का एन फैक्टर 2, कार्बन का एन फैक्टर कितना आएगा, 2 ही आएगा, 1 × 2 विच इज 2, तो टोटल एन फैक्टर SnC2O4 का कितना होगा, समझा। ये क्या क्या समझा, इसमें एक ही नहीं है जो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहा है, यहाँ पे 2 कंपाउंड्स हैं, तो यहाँ पे टोटल एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। और एक ऐसा ही एग्जाम्पल, FeS गिविंग अस Fe2O3 प्लस SO2, ठीक है। यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है जनरली, नहीं यहाँ पे मतलब FeS में क्या रहेगा, -2, ऑक्सीजन का भाई FeO जैसा, तो ये -2 है। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या बनेगा फिर, +2, Fe2O3 में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +3, SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4, Fe3 में गया एन फैक्टर, अच्छे से देखो 1, क्योंकि एक ही Fe है, FeS का एन फैक्टर पूछा है ना, Fe2O3 का पूछा नहीं है, वो FeS के ऊपर क्वेश्चन आएगा। एंड सल्फर का वापस देखो 6 हो गया, -2 से +4 जा रहा है, फॉलोड, तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना आएगा, 6, इसका ओवरऑल एन फैक्टर कितना होगा, ये समझे। हाँ अब देखो हम लोगों का क्वेश्चन क्या है, एन फैक्टर, फाइंड एन फैक्टर ऑफ FeS ना, इसके ऊपर क्वेश्चन है। FeS में कितने Fe है, एक है ना, तो उसको 2 से ना मल्टीप्लाई करेंगे, वो Fe2O3 में 2 Fe आ रहा है, वो बात की बात, ठीक है। अब बट ये कंपाउंड इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा, ये तुम लोगों ने कभी देखा नहीं होगा, ध्यान दो। FeS2, ध्यान दो, FeS2 में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर तुम लोग क्या लोगे, +4 लोगे। Fe +4 में इजीली जाता है क्या, Fe की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 एंड +3, मतलब ये करेक्ट है क्या, नहीं +4 नहीं है वो, तो यहाँ पे Fe क्या है, Fe +2 ही है, क्या है, +2। अब ये कंपाउंड फिर दिखता कैसे है, ध्यान देंगे, देखो बे, Fe ऐसा कुछ रहता है, FeS, Fe2 S सिंगल बॉन्ड S -1 -1, सल्फर खुद के साथ एक बॉन्ड बनाया हुआ, सल्फर जनरली कितने बॉन्ड बनाता है, 2, दोनों बॉन्ड अगर Fe के साथ बनाएगा तो सल्फर -2, Fe +2, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, सल्फर ने एक बॉन्ड खुद के साथ बना के रखा हुआ है, समझ पा रहे हो, तो हर एक सल्फर के ऊपर -1 -1, इसे बोला जाता है डाइसल्फाइड, इसका नाम क्या रहता है, डाइसल्फाइड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये सब एडवांस में काम आएगा मैं, ये सब मेंस में नहीं आने वाले हैं, ठीक है, ऐसे यूनिक एग्जांपल एडवांस में आएंगे। गिविंग अस Fe2O3 प्लस SO2, सल्फाइड, डाइसल्फाइड, ठीक है, 2 सल्फाइड आ गए। अब इसमें Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है फिर, +2, सल्फर का -1, यहां पे ये +3 में गया एंड सल्फर +4 में गया, एन फैक्टर निकालो इन सबके, एन टोटल एन फैक्टर बताओ, 11 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगेन तुम लोगों को अभी ये बहुत हेवी लग रहा होगा, क्वेश्चंस इसके बहुत इजी होता है, बट मेंस लेवल पे पढ़ने के पहले डायरेक्ट एडवांस का देख लेंगे तो इजी होगा, अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। नोट्स अच्छे से रिवाइज करो बे, एटलीस्ट हमारे नोट्स में जो भी है ना वो सारी चीजें तुम लोगों को आनी चाहिए। तुम लोग करते हो क्या घर पे जाके ऐसे नोट्स वोट्स देखते हो,
यही काम आने वाले हैं। तुम लोग बाकी कुछ पढ़ोगे तो कुछ मतलब नहीं है, इसमें सिर्फ एग्जाम्पल्स ज़्यादा मिलेंगे। बाकी जगहों पे थियरी वियरी बहुत रहती है भाई, वो सब मत पढ़ते बैठो, ठीक है? ये समझे? पक्का? नेक्स्ट लास्ट, वैलेंसी, फिफ्थ। वैलेंसी, वैलेंसी किसकी रहती है? एलिमेंट्स की रहती है, ठीक है? इसमें कुछ ज्यादा बताने जैसा है नहीं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ठीक है? अब लिथियम का आयन फैक्टर क्या लोगे? 1, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, 3, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो अगर एग्जाम्पल में एलिमेंट एंड उसका एन फैक्टर, एग्जाम्पल में अगर तुम लोगों को H2 दे दिया तो H2 की वैलेंसी कितनी लोगे? गलत, 1 नहीं लेने की, कितने लोगे? अबे 3 क्या मतलब कुछ भी, कौन 3 बोल रहा था ये? ओके, एक हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, 2 हाइड्रोजन की वैलेंसी 2, O2 4, एक ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 बट O2 है तो 4, Cl2 2। समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक है, लिख दो। चलो एक छोटा सा ब्रेक ले लो, थक गए रहोगे। 9:05 पे मिलेंगे। 9, 10 कुछ नहीं, 9:05, 10 मिनट का ब्रेक। तुम लोगों को बाहर जाना अलाउड नहीं है, ब्रेक यहाँ पे ही, ठीक है? हाँ, वॉशरूम के लिए जा सकते हो। थोड़े से फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेते हैं। देखो, पहला number of moles. What is the formula for number of moles? Okay, given mass by molar mass. What is the formula for number of equivalents? Given mass upon equivalent mass. देखो भाई, number of moles के लिए given mass upon molar mass, तो number of equivalents के लिए given mass upon equivalent mass, ठीक है? given mass upon equivalent mass. What is the formula for equivalent mass? Molar mass by n factor. Okay, molar mass by n factor. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का पहला फॉर्मूला, यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ही पढ़ने वाले हैं, उसका पहला फॉर्मूला। अब अगर मैं इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला ऊपर वाले सेकंड फॉर्मूला में पुट करूं तो क्या बनेगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलार मास अपॉन एन फैक्टर, जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू एन फैक्टर। गिवन मास अपॉन मोलार मास इज नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का सेकंड फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। ये समझ पा रहे हो? ये अपना सेकंड फॉर्मूला हो गया। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोलैरिटी? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नॉर्मेलिटी? याद है? नॉर्मेलिटी, ओके, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या रहता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इन लीटर, ठीक है? समझ में आ रहा है? ओके, अब
इधर से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का और एक फॉर्मूला बन रहा है, बताओ क्या बन रहा है, बाद में लिखते हैं चले। हाँ बता दो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ये समझे। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स in terms of number of moles, number of moles into n factor बराबर, तो सेवेंथ normality is equal to number of equivalents can be written as number of moles into n factor upon volume in liters, number of moles upon volume in liters ये क्या बनता है, molarity बराबर, तो normality is equal to molarity into n factor followed, एंड ये वैल्यू अगर मैं ऊपर वाले में वापस पुट कर दूं, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का लास्ट फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू n विच इज मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, तो मोलरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। इसमें कोई दिक्कत, एक बार ये फॉर्मूलाज गो थ्रू कर लो। देखो हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में नॉर्मलिटी पढ़ा नहीं था, मतलब एक फॉर्मूला डिराइव किया था, एक क्वेश्चन लिया था, खत्म कर दिया था। अभी हम लोग नॉर्मलिटी के सारे क्वेश्चंस इसमें करने वाले हैं, तो किसी में भी अगर कुछ दिक्कत रहेगी तो पूछ सकते हो। समझ में आ रही है? ओके, लिख दो 500 ml H2SO4 solution containing 4.9 grams of H2SO4, करो ये 4.9 grams of H2SO4, ठीक है। हाँ, इसके लिए तुम लोग मोलारिटी ही निकालोगे तो ज़्यादा इजी होगा। मोलारिटी को बाद में एंडिंग में सिर्फ n फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, नॉर्मलिटी अपने आप आ जाता है, ठीक है। तो मोलारिटी निकालो, n फैक्टर से मल्टीप्लाई करो। मोलारिटी निकालने आ रही है ना सबको, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, वो करो। अगर किसी को दिक्कत होगी पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो, चलो। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे सब जन, गिवन मास अपॉन मोलार मास। है बेटा 98। नंबर ऑफ मोल्स निकाल के हो गए, फिर बाद में उसको वॉल्यूम से डिवाइड करो। नंबर ऑफ मोल्स निकालो, फिर उसको वॉल्यूम से डिवाइड करो। नहीं, अच्छा आंसर, फाइनल आंसर मुझे लगा नंबर ऑफ मोल्स बता रहे हो। सिम्स करेक्ट, ठीक है, होगा, देखना पड़ेगा। आगे आंसर देखो, सबसे पहले तुम लोग निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स विच इज 4.9 अपॉन 98, ये हो जाएगा 1/20, ठीक है। फिर बाद में तुम लोग निकालोगे मोलैरिटी। तुम लोग एक साथ भी कर सकते हो, मतलब किसी ने एक साथ किया होगा तो भी चलेगा, मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं। मोलैरिटी का फॉर्मूला रहता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम 1/20 इंटू 500 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई क्यों, क्या समझ में आ रहा है ना। अपने को आंसर लीटर्स में चाहिए, वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर शुड बी देयर, बट अपना वॉल्यूम किस में है, ml में है, तो मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये कट, ये कट, ये कट, ये कट, कट कट, ठीक है। ये हो गया 1/10, दिख रहा है 1/10 कितना होता है, 0.1 मोलार। ये आ गई मोलैरिटी, बट अभी मोलैरिटी को अपने को कन्वर्ट कर रहे हैं नॉर्मलिटी में। नॉर्मलिटी इज मोलैरिटी इनटू n फैक्टर,
अब सिर्फ दिक्कत आती है एन फैक्टर निकालने की। एन फैक्टर निकालने आ गया तो आंसर इजीली आ जाएगा। व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ H2SO4? 2 बाय 2 H प्लस आइटम्स आर देयर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 इंटू 2, आंसर आ गया 0.2। यूनिट रहता है नॉर्मल, कैपिटल एन। समझे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, find molarity and normality of 31.6 grams of KMnO4। इसका मोलार मास लिख के दे रहा हूं मैं डायरेक्ट, ठीक है। इसका मोलार मास रहता है 158 ग्राम पर मोल, ठीक है। इन 200 ml of solution used in acidic medium, ठीक है। तो KMnO4 बहुत यूनिक है, इसमें तुम लोगों का मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन एसिडिक मीडियम व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ KMnO4? 5। वेरी नाइस, ठीक है। वो BaN153, ठीक है। बेसिक में 1, एसिडिक में 5, न्यूट्रल में 3। ध्यान दो, बातें मत करो। ओके, लिख दो। आ रहा है? ठीक है, ओके। अब ये टाइम पास है, इनके ऊपर भी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन कोई पूछता है नहीं। अभी इसके बाद रिएक्शन वाले जो क्वेश्चन रहेंगे वो इंपॉर्टेंट है। मोल कॉन्सेप्ट में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन तुम लोगों ने देखे रहेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर है, नंबर ऑफ मोल्स आए, फिर मोलरिटी आ गया, फिर बाद में तुम लोगों को डायरेक्ट निकाल देना आंसर। अब तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे निकालने जाऊंगा तो होगा 31.6 अपॉन 158, आंसर आएगा 0.2 मोल, बराबर है 1/5, ठीक है। फिर बाद में मोलरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, तो ये हो गया 0.2 अपॉन 200 इंटू 1000। ये 0 कट, ये 1000 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ml में है, ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। एंड फिर बाद में 2 1 जा 2 0.1 जा एंड फिर 0.1 इंटू दिस, आंसर कितना आएगा 1। यूनिट क्या रहेगा? मोलार। फिर नॉर्मलिटी निकालनी है विच इज मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। 1 इंटू एन फैक्टर कितना लोगे? 5 लोगे, आंसर कितना आएगा 5 नॉर्मल। समझे? ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, बहुत इंपॉर्टेंट। अब पूरा चैप्टर इसके ऊपर ही काम करेगा, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस करने से पहले मैं तुम लोगों को एक बार वापस फॉर्मूलाज याद दिला देता हूं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस का ओरिजिनल फॉर्मूला रहता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। दूसरा फॉर्मूला हम लोग जो यूज करते हैं n इंटू एन फैक्टर। तीसरा फॉर्मूला हम लोग जो यूज करते हैं नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम। चौथा जो रहता है वो रहता है मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, ठीक है। ये 4 फॉर्मूलाज अभी हम लोगों ने जस्ट निकाले थे। ओके, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हेडिंग लिख के हो गई, इसमें लिखना स्टार्ट करो। इन अ केमिकल रिएक्शन, in a chemical reaction, equal equivalents of, in a chemical reaction, equal equivalents of reactants, equal equivalents of reactants are reacted, equal equivalents of reactants are reacted to form equal equivalents of products, to form equal equivalents of products. In a chemical reaction, equal equivalents of reactants are reacted, equal equivalents of reactants are reacted to form equal equivalents of products, ठीक है। ओके, अब ध्यान दो, ये लॉ
बहुत हेल्प करते हैं हम लोगों को। इसके थ्रू हम लोग बिना रिएक्शन को सॉल्व किए, मतलब बिना रिएक्शन को बैलेंस किए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी, A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B गिविंग अस C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D। इसका अगर मुझे मोलार रेशो लिखना है, मोलार रेशो, तो मोलार रेशो क्या आएगा इसका? A:B:C:D बराबर है, इसमें कोई दिक्कत? तो मोलार रेशो निकालने के लिए पहले अपने को रिएक्शन को क्या करना पड़ता है? बैलेंस करना पड़ता है, तब जाके नंबर ऑफ मोल्स का रेशो अपने को मिलता है कि इसके इतने मोल्स इतने, उसके साथ इतना ही रिएक्ट करेंगे। बट उसी बदले अगर मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बोलूं तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ A is equal to number of equivalents of B, which is equal to number of equivalents of C and which is equal to number of equivalents of D। मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का रेशियो हमेशा क्या रहेगा? 1:1:1:1। ये कुछ समझ में आ रहा है? ये होने का रीजन क्या है? बिकॉज हम लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालते वक्त हमेशा क्या कंसिडरेशन में लेते हैं? एन फैक्टर ऑल्सो कॉल्ड एज वैलेंसी फैक्टर। तो यहाँ पे पहले से वैलेंसी बैलेंस्ड हो गई है, ये समझ पा रहे हो कुछ? ठीक है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का रेशियो हमेशा क्या रहेगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में? 1:1:1। समझ पा रहे हो? एंड रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स एंड प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट्स हमेशा क्या रहते हैं? बैलेंस्ड रहते हैं, मतलब सेम रहते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस समझ में आ रहा है? इससे अपनी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है, रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये लिख दो, फिर बाद में एक दो क्वेश्चन करते हैं। ऐसे वाले क्वेश्चंस मूल कॉन्सेप्ट में तुम लोगों ने देखे रहेंगे, अभी उनको सॉल्व करेंगे। तुम लोगों की रिसेंट में भी FLT कुछ हुई नहीं है ना बहुत टाइम से? और ऐसे दिवाली के पहले भी कोई एग्जाम नहीं हो रही है। अब FLT कब है? नवंबर में है। और मैट ही? अच्छा, मतलब नवंबर में कब है? मतलब बिगिनिंग में है, फर्स्ट मंथ में, मतलब फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में? ओह ओके। अभी एग्जाम्स कम हो रही है क्या रिसेंट में? तुम्हारी कॉलेज की एग्जाम स्टार्ट थी इसलिए? बहुत टाइम से कुछ हुआ नहीं ऐसे लग रहा है। चलो नेक्स्ट, अब यहां पे क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन इज फाइंड द मास ऑफ NaOH required to completely neutralize 200 ml of 0.5 molar H2SO4 solution। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, इसके बाद तुम लोग ट्राई करना। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पर कौन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? NaOH H2SO4 के साथ। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस वी कैन राइट दैट नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ NaOH इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4। ये पहली स्टेप समझ में आ रही है? दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं एंड इन एनी रिएक्शन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल। समझ में आ रहा है? ओके, अब H2SO4 के लिए डेटा क्या दिया हुआ है? वैसे नंबर मत बताओ, क्वांटिटी क्या दी हुई है? पहला 200 ml मतलब क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम, एंड 0.5 मोलर मतलब मोलरिटी। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ऊपर 4 फॉर्मूलाज है, लास्ट वाला दिख रहे हैं, M इंटू V इंटू N फैक्टर। फॉलो कर पा रहे हो सब जन? तो H2SO4 के लिए हम लोग यूज करेंगे M इंटू V इंटू N फैक्टर।
NaOH के लिए क्या पूछा हुआ है? मास निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो? अच्छा, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। बट इक्विवेलेंट मास हम लोगों ने बहुत बार निकाला है क्या? नहीं। तो बेटर क्या होगा, क्या निकाल ले? नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स से मास निकालना अपने को इजी है ना बे? ये समझ में आ रहा है? तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? n इंटू एन फैक्टर। समझ में आ रहा है? ओके, NaOH का n दिया है क्या? नहीं भाई, ढूंढना है ना बे, मास ढूंढना है, नंबर ऑफ मोल्स ढूंढना है। n फैक्टर ऑफ NaOH 1। व्हाई? बिकॉज इट कंटेन्स ओनली 1 OH माइनस। ए बेस के लिए OH माइनस देखते हैं। मोलरिटी कितना दिया हुआ है? वॉल्यूम। n फैक्टर 2। वेरी नाइस, समझ में आ रहा है? तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, 1 इंटू 200, 200। करेक्ट, वेरी नाइस। यूनिट क्या आएगा? कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं अगर तुम लोगों को यूनिट्स को कैरी करने अच्छे से आता है। मिलीलीटर, ये देखो भाई, लीटर को किस में कन्वर्ट करना है? सॉरी, मिलीलीटर को किस में कन्वर्ट करना है? लीटर में। बट अगर नहीं किया तो आंसर जो आएगा वो मोल्स के बदले किस में आएगा? मिलीमोल। इतना समझ में आ रहा है? ओके, अब इसको कैरी फॉरवर्ड करते जाते हैं, मतलब तुम लोगों को भी आइडिया रहेगी कि यूनिट्स कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स से अगर मुझे मास निकालना है तो क्या करने का? नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलार मास। नंबर ऑफ मोल्स कितने आए? 200 मिलीमोल्स इंटू मोलार मास। NaOH का मोलार मास याद नहीं है? ओके, मैं बताता हूँ। 40 कितना रहता है? 40। Na23, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16, 40। ठीक है, 2 4 8, तो ये 800 हो गया। यूनिट क्या आएगा? मिलीग्राम्स आएगा। यूनिट क्या आएगा? ये समझ में आ रहा है? एंड 8000 मिलीग्राम्स मतलब कितने ग्राम्स? ये कुछ समझे पक्का? अब यहाँ पे तुम लोगों को रिएक्शन बैलेंस भी करनी पड़ी क्या? कुछ मोल्स निकालने पड़े, कुछ भी करना पड़ा। पता है मोल कॉन्सेप्ट में ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत लंबे चौड़े किए हुए हैं ना। ये यहाँ पे ऐसे मतलब 2 लाइन में आंसर आ जाता है। ठीक है, चलो जल्दी लिखो, फिर और एक क्वेश्चन करना। ठीक है, क्वेश्चन लिखना बाकी है। ओके, ये अगर सॉल्व हो जाए तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलार KOH required to react completely। एक काम करो, इसको 0.2 मोलार मत लो, इसे 0.2 नॉर्मल KOH completely with 250 ml of 0.25 मोलार, 0.3 मोलार H3PO4। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ठीक है, करो इसको सॉल्व। फॉर्मूलाज खुद से डिसाइड कर लो कि कौन से यूज करना है। वो 4 फॉर्मूलाज लिख दिए थे ना तुम लोगों ने भी, नॉर्मल। ठीक है, वो 4 फॉर्मूलाज ही काम आने वाले हैं अभी। ये सॉल्व करो। आया आंसर? लीटर इतने ज्यादा? हाँ ठीक है, होगा। ओके, आ गया आंसर। कितना आ रहा है? कितना? 1.125। हाँ ठीक है, सही लग रहा है। ए आ रहा है आंसर ये सबको? अब ध्यान दो, अगर किसी को नहीं आ रहा होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KOH इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H3PO4 यहाँ पे। अब क्या आ रहा है? फाइंड दी वॉल्यूम ना। हाँ, तो KOH के लिए नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम एंड H3PO4 के लिए M इंटू V इंटू N फैक्टर। ठीक है, अब ध्यान दो, बातें मत करो। अब नॉर्मलिटी इज 0.2 इंटू V विच इज इक्वल टू मोलारिटी इज कितना है? 0.3 इंटू 250 इंटू N फैक्टर विच इज 3। ठीक है, ये कट, ये हो गया 9 इंटू 250, तो V इज इक्वल टू 9
इंटू 250 बाई 2, ठीक है, विच इज 125 9 से, या फिर पहले मल्टीप्लाई कर दो, 25 9 सा 225 बराबर, तो 2250 अपॉन 2, ये होगा 1125। यूनिट क्या आएगा? मिलीलीटर। क्यों? बिकॉज तुम लोगों ने यहाँ पे 250 मिलीलीटर यूज किया था। यूनिट सिर्फ चेक करना, तुम लोगों को हमेशा लीटर में कन्वर्ट करने की वैसे जरूरत नहीं है, अगर तुम लोग उनको अच्छे से मतलब चेंज कर पा रहे हो तो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? अच्छा क्वेश्चन एक ध्यान दो, क्वेश्चन इज फाइंड x if 100 ml of 0.2 molar H3POX requires 50 ml of 0.4 molar KOH। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये केमिकल बॉन्डिंग के साथ चेंज हो गया, मतलब मिक्स हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस तुम लोग मतलब एडवांस में सिंपल लेवल पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। सिंपल केस को थोड़ा सा और लेंथी बना दूं तो एडवांस के क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। आंसर बताओ, एक्स की वैल्यू बताओ, लिख लिख कर, कुछ तो सॉल्व कर कभी। हाँ ठीक है, बट आंसर बताओ। हाँ, उसका मतलब खुद को सोचना है तुम्हें। हाँ, तुम्हें क्या आया? क्या? अच्छा, कैसे बताओ? सही है, गुड। हाँ बताओ तो। हाँ नाइस। ये आया आंसर कुछ? 2। नाइस। चलो अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KOH इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H3POX। यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा m इंटू वी इंटू एन फैक्टर, विच इज इक्वल टू m इंटू वी इंटू एन फैक्टर, बिकॉज डेटा इज गिवन लाइक दैट। अब यहाँ पे m कितना दिया हुआ है? 0.2। v कितना दिया हुआ है? 100। n फैक्टर ऑफ KOH 1, ये हो गया 50 इंटू 0.4 इंटू एन फैक्टर, ठीक है। तो ये वही मतलब 51 था, ये 2 था, ये 0.4, ये 0.4, एन फैक्टर इज 1। तो मतलब हमारे H3POX में सिर्फ एक H प्लस है, ये समझा? सिर्फ एक H प्लस। अब एक ही H प्लस आने के लिए H3POX को बनना पड़ेगा H3PO2, एक P डबल बॉन्ड हो, इसका रूल था। फिर बाद में एक ही OH आएगा एंड बाकी दो क्या रहेंगे? HH, जिसका एन फैक्टर रहता है 1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 2। ये कैसे सॉल्व किया समझा? ये केमिकल बॉन्डिंग को इस चैप्टर के साथ मिक्स कर दिया, रेडॉक्स रिएक्शन प्लस केमिकल बॉन्डिंग। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लास्ट वाला पार्ट जो बताया था ना, सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, उसके ऊपर कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं घुमा फिरा के, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलार H2C2O4, इसको नाम लिखो बे, ऑक्सैलिक एसिड, उसके आगे लिखना है H2C2O4, ठीक है। ये फिर भी तुम लोग भूलने ही वाले हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद रखना, नाम भी याद रखना, इंपॉर्टेंट एसिड है, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड रिक्वायर्ड टू completely react with 500 ml of 0.2 molar
एसिडिफाइड KMnO4, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड का एन फैक्टर खुद से एक बार पीछे जाओ और चेक करो क्या था, ये याद होना चाहिए। ऑक्जेलिक एसिड का एन फैक्टर डायरेक्ट याद रख सकते हो, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स जितने उतना, ठीक है, मतलब 2। एसिडिफाइड KMnO4 का एन फैक्टर बता देखते हैं, 1 मिनट रुको, +5, ठीक है, करो। हाँ कितना है? ओके, ये एक बार समझ में आ गया तो बहुत सिंपल है, मतलब सिर्फ नंबर्स पुट करने आना चाहिए, इजीली हो जाता है। उसी बदले अगर ये तुम लोग मोल कॉन्सेप्ट से करने गए, मोल कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने ये क्यों नहीं पढ़ा था, ये इतना इजी है तो मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा सकता था ना। बट पहली बात तो एन फैक्टर आना चाहिए, और अगर एन फैक्टर नहीं आता तो तुम लोगों को रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ती कि KMnO4 प्लस H2C2O4 in acidified medium giving us MnSO4 plus CO2 plus K2SO4 plus H2O। इस चैप्टर में तुम लोगों को रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंसिंग की मेथड पढ़ाने के बाद भी वो बैलेंस नहीं हो रही है तुम लोगों से ना। ये करके देखना घर पे जाके मोल कॉन्सेप्ट के थ्रू, ठीक है, मजा आ जाएगा। तो ये रिएक्शन बैलेंस करने के बाद फिर तुम लोगों को मोल रेशियो आएगा, फिर तुम लोग वो मोल कॉन्सेप्ट के थ्रू सॉल्व कर पाओगे। समझ में आ रहा है? जो कि पॉसिबल है क्या? नहीं, मतलब बहुत लेंदी मेथड है, वो क्यों ही करे ना। तो ये बहुत इजी हो जाता है, बट उसके लिए पूरा रेडॉक्स रिएक्शन बेसिक पता रहना चाहिए, इसलिए वो तभी हम लोगों ने किया नहीं था। अब ये आंसर इजीली आ रहे रहेंगे। कितना आंसर आ रहा है इसका? 2.5 लीटर्स सबको आ रहा है पक्का? मुझे ये सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है, श्योर। फॉर्मूला सिर्फ 4 है बे, मोल कॉन्सेप्ट जैसा भी, मतलब इसमें कुछ कचरा नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। बैलेंस भी, मतलब रिएक्शन पता हो ना हो, एन फैक्टर पता रहना चाहिए बस, ठीक है, कर पाओगे। नेक्स्ट एक और करते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2Cl2O7 required to react completely with 20 ml 0.1 molar H2O2 solution, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। ओके, इसका आंसर आया 2/3। कितना आंसर? 2/3 आ रहा है ना, 2/3 मिलीमोल्स। मिलीमोल्स लिख पाए क्या? मोल्स नहीं है, 2/3 मिलीमोल्स, वो मत भूलना, मिलीलीटर यूज कर रहे हो, ठीक है, पक्का? ओके, अब थोड़े से और रिएक्शंस। अगेन ये तुम लोगों को अभी बहुत हेवी लग रहा होगा, बट ये पूरा एक 12th का चैप्टर हो रहा है अपना इसके साथ। जो अगले साल तुम लोगों को मैं रिएक्शंस अलग से पढ़ाऊंगा, वो यहाँ पे ही तुम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है, और कुछ नहीं, ठीक है। तो कुछ नहीं कर सकते, वो तभी तो पढ़ना ही है। तो अभी थोड़ा सा मतलब धीरे धीरे मरने के बदले एक साथ ही, ठीक है। हाँ हाँ, देखते चलेगा। आज मैं ज्यादा टाइम पे आ गया साला, मतलब लग रहा है मुझे ऐसे। मैंने भी बाद में देखा, मैं कि यार अभी भी 1 घंटा ऑलमोस्ट बाकी है क्या? कवर अप के लिए 15 मिनट पहले। अच्छा हाँ, क्या बात कर रहा है? एकदम रिकॉर्ड बना दिया क्या मैंने आज? नेक्स्ट टाइम 5 मिनट जल्दी आता हूँ साला। और क्या? हाँ 8-7 तक आते थे बस। नहीं 8-2 को आया था मैं, 8-2 नहीं 8-2 मैंने चेक किया था ना। ठीक है रुको बस, मास्क ऐसे अभी सबको जाके बताना कि हम सर एकदम टाइम पे आ जाते हैं। हाँ लेट के तो मैंने बहुत बनाया है यार, तुम लोगों के लेक्चर में नहीं बनाया है, बट ऐसे पहले नहीं चलो ऐसे। अब आगे नेक्स्ट लिखो भाई, रूल्स ऑफ आज 11 बजे तक है।
रहा हूँ। अरे मुझे भी मत डरा बे, ऐसे पूछ मतलब रहा हूँ। हाँ ना। रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन। वही तो, भानु सर तो चले गए ना गाँव, अभी कहा का 11 बजे तक, वो भानु सर की वजह से 11 बजे तक रहता है लेक्चर। हाँ वो लेट आते हैं ना। तो तुम्हें पता नहीं था क्या अभी तक? वही तो, मेरे साथ कितना अत्याचार हो रहा है देख रहे तू क्या? तुम्हारे साथ का क्या? वही तो तो लास्ट टाइम भी छोड़ा था ना यार, बस क्या 10 मिनट जल्दी छोड़ा था मैंने। तो भानु सर भी लेट आए थे ना उस टाइम पे भी। सर ऑन टाइम आ गए। हाँ ठीक है, ओके। रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन, इसमें सबसे पहले फर्स्ट अज नहीं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ अज कंपाउंड्स हमेशा कन्वर्ट होते हैं इक कंपाउंड्स में, ठीक है। अज कंपाउंड इक कंपाउंड्स में। ये अभी तक हम लोगों ने ना इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा नहीं है, पी ब्लॉक में पढ़ाऊंगा, आएगा वो। केमिकल बॉन्डिंग में मैं ऐसे पहले पढ़ाता था, बट फिर तुम लोग भूल जाते हो, इसलिए पढ़ाया नहीं इस टाइम पे। बहुत कुछ हो जाता है ना केमिकल बॉन्डिंग में, इसलिए। तो उसमें हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर और अच्छे से देखेंगे, मतलब एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन सा एलिमेंट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है। इस चैप्टर में हम लोगों ने सिर्फ क्या पढ़ा, हाईएस्ट एंड लोएस्ट पढ़ा, याद है। अब कुछ एलिमेंट इंटरमीडिएट भी दिखाते हैं ना बे, तो कौन सा एलिमेंट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है वो भी हम लोग करेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट में। अभी के लिए अज इक में कन्वर्ट होता है। अज ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर रहता है, एक हायर ऑक्सीडेशन नंबर रहता है, ठीक है। चलो भाई हेल्प करो, देखो भाई तो मुझे बताओ Fe2+, देखो हम लोग ऑक्सीडेशन के रूल पढ़ रहे हैं। Fe2+ ऑक्सीडाइज होकर किस में जाएगा फिर, Fe3+। Fe2+ को बोला जाता है फेरस, एंड Fe3+ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी कॉल्ड एज फेरिक। समझ में आ रहा है। Cu+1 क्यूप्रस किस में जाएगा, अरे ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ मैं, हाँ Cu2+ में जाएगा। Sn2+ स्टैनस किस में जाएगा, Sn4+, वेरी नाइस, स्टैनिक। Pb2+, प्लम्बर्स, वेरी नाइस, प्लम्बर्स Pb4+, ये इंपॉर्टेंट है। इनके एन फैक्टर भी लिखो बे आगे खुद से। Fe का एन फैक्टर 1, Cu, Sn, Pb, ठीक है। अपना आईपैड, बाल बाद में देख गिरते हुए हैं यहाँ पे, हाँ वो चेक कर रही है कि यार बाल गिर रहे हैं, यही चालू है क्या तेरा अभी? तो क्या कर रही थी, बाल क्यों दिख रही थी? okay. अब नेक्स्ट Hg+1, 1+ मतलब ये 1+ मत लिखो जरा, कुछ अलग ही है, बट अभी के लिए 1+। मर्क्यूरस कन्वर्ट होता है Hg2+ मर्क्यूरिक में, बट Hg+1 में एग्जिस्ट नहीं करता। Hg+1 एग्जिस्ट करता है Hg2+ में, ठीक है। मतलब कैसा, जो हम लोगों ने पहले थोड़ी देर पहले सल्फर के लिए पढ़ा था, Hg+1 सिंगल बॉन्ड Hg+1, ये समझ में आ रहा है ना। डाइमर्क्यूरस आयन बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे डाइमर्क्यूरस आयन, इसमें मर्क्यूरी की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1 है। +1 से किसमें जा रहा है, +2 में। व्हाट इज द एन फैक्टर, 2, 1 नहीं रहे, अरे 1 × 2 नीचे 2 है ना, वो बाद में से कर रहे हैं। समझ में आ रहा है पक्का। तो Hg2+ में रहता है, Hg2 में, ठीक है, जो कि 2+ में गया। ओके, अज किस में कन्वर्ट होंगे, इक में। नेक्स्ट सेकंड रूल, आइट कन्वर्ट होते हैं 8 में, ठीक है। आइट लोअर नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स 8, हायर नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स, चाहिए तो खुद से लिख सकते हो, ठीक है। आइट का एग्जाम्पल SO3 2-, क्या बोलने का इसको, अरे नाम सल्फाइड, क्या बोलने का, सल्फाइड। सल्फाइड कन्वर्ट होगा सल्फेट में, SO4 2-। समझ में आ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो सल्फर का एंड एन फैक्टर बताओ।
+4, दूसरे वाले का +6, n फैक्टर 2, दिख रहा है सबको पक्का? ओके तो यहाँ पे n फैक्टर लिखो हर एक के आगे। मेन वो चीज है इस चैप्टर में, रिएक्शंस नहीं है, वो अगले साल वापस पढ़ ही लेंगे। NO2 माइनस नाइट्राइट किस में कन्वर्ट होगा? नाइट्रेट विच इज NO3 माइनस। ठीक है लिखो, करो ये। सल्फाइट नाइट्राइट, ठीक है हो गया। फिर बाद में ऑक्सलेट का हम लोगों ने रूल पहले से देख लिया है, बट फिर भी वापस एक बार देख लेते हैं। हाँ ये बाद में देखते हैं वो। हाँ ऑक्सलेट, ऑक्सलेट क्या रहता है? C2O4 2 minus, C2O4 2 minus oxalate is converted to CO2। किस में कन्वर्ट होता है वो? CO2। इसके लिए ट्रिक क्या बताई थी? नंबर ऑफ n कार्बन इज n फैक्टर। ठीक है तो n फैक्टर कितना आएगा? 2। अब इसमें चेंज देखो भी कहां पे आता है। पहली बात तो ये एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, स्टैनिक ऑक्सलेट। ठीक है एंड उसका कुछ क्वेश्चन जो पहले क्वेश्चन ऊपर लिखा के दिए थे ना वैसा कि इज रिएक्टेड विद दिस दिस दिस, हाउ मच अमाउंट ऑफ दिस कंपाउंड इज रिक्वायर्ड। ठीक है बट अभी उधर ही हम लोग चिपक जाएंगे कि स्टैनिक ऑक्सलेट और उसका n फैक्टर। ठीक है तो पहले तो स्टैनिक, स्टैनिक मतलब स्टिन का ऑक्सीडेशन नंबर, गलत, उधर इधर देखो +4। एक मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, अज मतलब लोअर, समझ में आ रहा है? तो स्टैनिक मतलब +4 एंड ऑक्सलेट का ऑक्सीडेशन नंबर मतलब चार्ज -2। तो स्टैनिक ऑक्सलेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला SnC2O4 ट्वाइस। ये समझे क्या? अब ये कंपाउंड ऑक्सीडाइज होके, एक ऑक्सीडाइज होके क्या होता है? कुछ नहीं हो सकता, एक फाइनल स्टेट है। ये समझे? तो SN4+ वैसे ही रहेगा, SN4+, उसका कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। कार्बन ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा? CO2। व्हाट इज द n फैक्टर ऑफ कार्बन? इसके लिए ट्रिक क्या बताई थी? नंबर ऑफ कार्बन एटम। कितने कार्बन एटम्स है यहाँ पे? 4। तो यहाँ पे n फैक्टर कितना हो जाएगा? 4। ये +4 से +4 में ही जा रहा है, n फैक्टर 0। तो स्टैनिक ऑक्सलेट का n फैक्टर 4। समझे कुछ? उसी बदले फेरस ऑक्सलेट, ऑक्सलेट में दूसरा फेरस ऑक्सलेट। ठीक है ये एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फेरस ऑक्सलेट के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, एडवांस में आया हुआ है। ठीक है करो। खुद से मॉलिक्यूलर फार्मूला डिसाइड करो एंड फिर क्या बनेगा वो सोचो। भाई इतना समझ में आ रहा है? अज है तो वो ऑक्सीडाइज होने के बाद एक बनेगा। करेक्ट है, वेरी नाइस। अब बताओ मैं, देखो फेरस मतलब Fe2+ है एंड ऑक्सलेट मतलब C2O4 2 माइनस। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा? डायरेक्ट Fe, वेरी नाइस, FeC2O4 बराबर Fe+2 से ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा? 3+, फेरस से फेरिक बनेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। Fe+2 से +3 क्या है? n फैक्टर 1। कार्बन CO2 में कन्वर्ट हुआ, n फैक्टर, नंबर ऑफ कार्बन एटम चाहिए तो लिख देना n फैक्टर ऑफ ऑक्सलेट, नंबर ऑफ कार्बन एटम, टोटल फेरस ऑक्सलेट का n फैक्टर। ये समझे क्या? ये कैसे करना है समझ में आ रहा है? फिर वैसे ही क्यूप्रस ऑक्सलेट, प्लम्बस ऑक्सलेट, स्टैनस ऑक्सलेट, कुछ भी आ सकता है। ठीक है वो कर लोगे ना एग्जाम में।
हाँ क्या मर्क्यूरस ऑक्सलेट वैसे रहता नहीं है, अगर आ गया तो वही मतलब Hg2 2 प्लस प्लस C2O4 2 माइनस Hg2 C2O4 करेक्ट, ठीक है समझे ये पक्का। ओके नेक्स्ट फोर्थ I माइनस, याद है क्या I माइनस, एडवांस में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है I माइनस बहुत इंपॉर्टेंट, I माइनस इन एसिडिक मीडियम, क्या बनाता है I माइनस एसिडिक मीडियम में, I2 वेरी नाइस, I माइनस एसिडिक मीडियम में I2 बनाता है, एन फैक्टर वहां पे नव्या, इसका नाम मैं भूल गया, सानवी, हाँ क्या सानवी का, ओके ठीक है सानवी का यहाँ पे। अब इसका एन फैक्टर 1 एंड उसी बदले I माइनस बेसिक मीडियम में क्या बनाता है IO3 माइनस, परफेक्ट, ठीक है इसका एन फैक्टर तुम बाद में सेकंड टाइम मिस्टेक किए सेम 6, ठीक है तो -1 से +5, ठीक है कितना एन फैक्टर आएगा इधर 6, ऊपर वाले में 1, ये रिएक्शंस है आगे जाके हम लोग करने, मैं तुम लोगों को भी थोड़ी देर के बाद एक चैप्टर बताता हूँ, मतलब उसमें सारी रिएक्शंस ये आ जाएंगी। नेक्स्ट फिफ्थ S2 माइनस, S2 माइनस किस में कन्वर्ट होगा, तो ये सल्फर में कन्वर्ट होगा डायरेक्ट S, ठीक है ये हाँ बाय द वे मैं S2 माइनस सिखा रहा हूँ, एग्जाम में H2S आ जाए तो वो सेम है, या फिर यहाँ पे I माइनस सिखा रहा हूँ एग्जाम में KI आ जाए तो वो सेम है, वो उतना समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ S2O3 2 माइनस, ये क्या है अपना हाइपो, बाद में थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था Na2S2O3, ठीक है अब ध्यान दो Na2S2O3 या फिर S2O3 2 माइनस, ये अगर I माइनस के साथ रिएक्ट कर रहा है, सिर्फ I माइनस, तो ये हमेशा बनाता है S4O6 2 माइनस, एन फैक्टर निकालो, एंड अगर बाकी हर टाइम पे ये रिएक्ट कर रहे हैं, रेस्ट रिएक्शंस इसकी सारी की सारी, तो ये हमेशा बनाता है SO4 2 माइनस। ये ऐसे दो बार रिएक्ट करने वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें ये ऊपर वाला तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ठीक है लिख दो। हो गया, पहले वाले का इन्फेक्टर आया, दूसरे वाले का, दूसरे हाँ पहले वाले में एन फैक्टर मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +2.5 जा रही होगी, तो एन फैक्टर आएगा यस 0.5 इंटू 2 विच इज 1। दूसरे वाले में +2 से कहाँ पे जा रहा है, +6 में जा रहा है, ठीक है एन फैक्टर 4 इंटू 2, आंसर आएगा 8, समझे लिख दो। एंड हाँ ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट वाला H2O2 7 H2O2, H2O2 का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनता है, गलत, क्यों, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, ये -1 में है, -1 से ये जब 0 में जाएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, हम लोग रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं बाबा, तो ये -1 से जब 0 में जाएगा तब इसका ऑक्सीडेशन होगा, व्हाट इज द एन फैक्टर, गलत, इंटू 2 करना पड़ेगा, ठीक है लिख दो।
देखो ऑलमोस्ट सारे रिएक्शन भी 2-2 बार तो लिख ही रहेंगे हम लोगों ने मिनिमम। बैलेंसिंग में भी बहुत बार यूज़ किया है ना इसको, ठीक है। तो कोशिश करो कि ये इसी साल तुम लोगों से बाय हार्ट हो जाए सब कुछ, ताकि अगले साल तुम लोगों को अलग से कुछ मेहनत ना लेना पड़े, ठीक है। अब देखो भाई, ये शुरुआत का पार्ट हम लोगों ने पूरा नहीं किया इस चैप्टर का, ये अगले और 12th का चैप्टर है, डोंट वरी, ठीक है। इसमें मेन मतलब तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो तो तुम लोगों को आता ही होगा कैसे निकालता है, ठीक है। ये अगले साल में पढ़ाऊंगा, जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर बाद में फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये ग्राफ ऐसे वाले हम लोगों ने कुछ किए हुए हैं, ये वाला नहीं किया है बट रुको आ रहे उस ग्राफ के ऊपर भी, ये वाला ग्राफ किया है, देखो याद है ये ग्राफ कौन से, हाँ क्या नाम, टॉपिक का नाम क्या था, लैंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं था वो, इधर लिखा है इसलिए क्या है तो अच्छा ये ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन था, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ये ग्राफ ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का था, ठीक है। फिर बाद में ये क्यों इतना लैग हो रहा है भाई, हाथ से हाँ। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी के भी कुछ क्वेश्चंस किए हुए हम लोगों ने, ये Mn2+ Fe3+ का किया होगा शायद से, कि किसमें आयनाइजेशन इजीली होता है। पीरियोडिक टेबल, चैप्टर का नाम पीरियोडिक टेबल, ठीक है। हाँ छोड़ो अबे, ठीक है चलो। हाँ पहुंच रहे, ये देखो भाई, ये K2Cl2O7 उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड K2Cl2O7 की रिएक्शन, K2Cl2O7 कन्वर्ट होकर क्या बनाता है Cr3+, दिख रहा है ये, ठीक है। अब देखो भाई, हम लोगों ने हाफ रिएक्शन इस चैप्टर में पढ़ी है, ठीक है। हाँ हम लोगों ने इस चैप्टर में हाफ रिएक्शंस पढ़ी है अगर याद होगा, ठीक है। तो जैसे Cr2O7 ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है Cr3+, दिख रहा है क्या ये तुम लोगों को, इसकी क्या दिक्कत है, हाँ चलो अबे हाँ हो गया तो हाँ। अब इसके बाद सारी हाफ रिएक्शंस अपनी हो गई है, तुम लोगों को एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, I- इज रिएक्टेड विद K2Cl2O7, K2Cl2O7 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो क्या बनाएगा, तो I- एसिडिक मीडियम में H+ रहेगा, समझ में आ रहा है। तो क्या बनाता है I- एसिडिक मीडियम में I2, अभी थोड़ी देर पहले लिख के दिया था। S2- H2S आ रहा है ना, S2- वो क्या बनाएगा, 6 सल्फर बनाएगा। ये बैलेंस किया हुआ है भाई, ये 6 इलेक्ट्रॉन देता है तो इसलिए इनको 6 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई किया हुआ है, समझ में आ रहा है, वो हम लोगों ने बैलेंसिंग के पार्ट में देख लिया था, ठीक है। Sn2+ स्टैनस किस में कन्वर्ट होगा, Sn4+ में, Fe2+ Fe3+ में, Pb2+ Pb4+ में, Cu+Cu+2 में, वैसा सब, ठीक है। फिर बाद में MnO2, देखो मैंने बोला ना कि एक ही रिएक्शन रहेगी जिसमें ये MnO4 2- बनाएगा, दिख रहा है MnO4 2- ग्रीन कलर का, ये हम लोग अगले साल देखेंगे, वो तभी देख लेंगे। ये देखो MnO2 बेसिक मीडियम में MnO4 2-, ठीक है, वैसा कुछ है, वो हम लोग अगले साल कर लेंगे। अब KMnO4 का स्ट्रक्चर, एक्चुअली वो ग्रीन कलर है, वो क्या है मतलब, नहीं MnO4 2- है वो डर्टी वो ऊपर चला गया, वो K2Cl2O7 में था, ओके। अब हाँ ये दिख रहा है C2O4 2-, दिख रहा है C2O4 2- ऑक्सलेट गिव्स अस CO2, किसका रिएक्ट करके KMnO4 के साथ। ये हर एक जगह पे ऑक्सीडाइज होने के बाद ये हमेशा ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। ये अगले साल करना है, वो हम लोगों ने इस साल सिर्फ कवर किया हुआ है। अब वैसे Fe2+ Fe3+, NO2- नाइट्राइट क्या बनाएगा, नाइट्रेट NO3-, I- I2, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो BAN153, दिख रहा है 153, ठीक है। MnO4 बेसिक मीडियम में MnO4 2-, MnO4 न्यूट्रल मीडियम में MnO2, MnO4- एसिडिक मीडियम में Mn2+, ये सब अगले साल का था, इसके कलर वलर भी अगले साल ही पढ़ना है, बट एक बार जस्ट आइडिया। अब देखो कुछ रिएक्शन सेम I- I2 देता है, Fe2+ Fe3+ देता है, आईपैड अब डिस्टर्बेंस हो रहा है, बातें बंद। C2O4 मतलब ऑक्सलेट क्या बनाएगा CO2, S2- S, SO3 SO4 NO2- NO3 I- मीडियम देखो,
हाँ रखो, मतलब यहाँ पे रीड मत करो बे, मीडियम देखो, I माइनस इन अल्कलाइन सोल्यूशन दिख रहा है, तो I माइनस अल्कलाइन सोल्यूशन में IO3, S2O3 2 माइनस नॉर्मली हमेशा, iPad ध्यान देना, तो सो जा। अब S2O3 2 माइनस, SO4 2 माइनस, ठीक है, कब? हमेशा। बस I माइनस की, इस चैप्टर में वो रिएक्शन है नहीं I माइनस की, वो क्या बनाता है? S4O6 माइनस, ठीक है, O6 2 माइनस। फिर बाद में हाँ ये वाला देखो भाई, ये मस्त है, Mn2 प्लस अल्कलाइन मीडियम दिख रहा है, तो MnO4 माइनस मतलब KMnO4 अल्कलाइन मीडियम में क्या बनाता है? MnO2। वैसे Mn2 प्लस भी क्या ही बनाएगा? MnO2। अल्कलाइन मीडियम में वो सेम रहता है, समझ में आ रहा है? ठीक है, बस हो गया। फिर बाद में इनर ट्रांजिशन लिमिट आता है, जिसमें अपना F ब्लॉक में हम लोगों ने क्या पढ़ा है बे? इसे क्या बोलते हैं? लैंथरोनिक कॉन्ट्रैक्शन, याद है कुछ ऐसा पढ़ाया हुआ? ठीक है, इस चैप्टर का है ना बहुत सारा पार्ट हो गया है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोगों ने बहुत कुछ देख लिया है, ठीक है, बस अभी वापस एक बार पढ़ेंगे तो रिवीजन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Okay, so with this, we'll stop here. Till then, till next time, bye bye.